नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। उत्तर प्रदेश में विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराजगी है तो वो उसे दूर करने के लिए वो कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। प्राइम डिबेट में सवाल यह है कि क्या योगी सरकार जब से दिल्ली से लेकर यूपी तक मंथन के दौर के बाद से बीजेपी की एक क्राइसिस स्टेट शुरू हो गई है, और ये क्या क्राइसिस मैनेजमेंट वाला स्टेट की को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब खुलकर अपनी बात रखने लगे। जाहिर है कि इन सबका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बैठक शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ लग रहा है होमवर्क पूरा करने के एजेंडे पर हैं। यह एजेंडा है यूपी सरकार में सब कुछ ठीक है, जनता को बताना है कि हम साथ साथ हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी विधायकों और बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन पार्टी नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं। उन पर इस तरह के आरोप लगते थे कि वो अपने ही पार्टी के नेताओं से बहुत कम मिलते हैं, यानी कि अपने पार्टी के नेताओं को इग्नोर करते हैं। लेकिन अब तो वो मिलते भी हैं और साथ में फोटो भी क्लिक करते हैं। इससे पहले हम डिबेट की ओर बढ़ें, आपको सुनाते हैं भाजपा की तरफ से इस मंथन को कैसे लिया जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी कैसे चुटकी ले रही है। समाजवादी पार्टी के भ्रम को जनता समझ चुकी है और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो काम कर रही है, उस काम के बलबूते मैं यह कह सकता हूं कि अब जनता भ्रमित नहीं होगी और 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। पार्टी के विधायकों में बहुत अधिक असंतोष व्याप्त है। पूरे प्रदेश में अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता परेशान है और सरकार कोई सुनने का काम नहीं कर रही है। भाजपा सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। भाजपा सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। अब मुख्यमंत्री विधायकों की बैठक करके चाहे विधायकों को कितना भी समझाने का काम करे, लेकिन अब जनता भाजपा के खिलाफ हो गई है। आखिर क्या हो रहा है, किसको लेकर इतनी गहमा गहमी है? क्योंकि योगी के विधायकों से मुलाकात क्या हुई, बात आपको बताते हैं कि ये जो पूरा ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं कि योगी के विधायकों से मुलाकात पे क्या बात हुई है। विधायकों के साथ चुनावी मंथन, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं योगी, और क्या क्या बात हो रही है वो सारी चीजों पर आज चर्चा होगी। आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। और वहीं अगर आगे की बात करें तो विधायक सांसदों से मिले योगी, अफसरों पर लटकी तलवार। सीएम योगी ने किससे मांगे पक्के सबूत, लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी सख्त है। तो इस पूरे बहस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे, इस पूरे टॉपिक पर जो योगी हैं और वहां से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरी सियासत में गर्म है, हर चीज जोश हाई है। कांग्रेस अटैक कर रही है, भाजपा अटैक कर रही है, पलटवार कर रही है। अब इस पूरे डिबेट पर हमारे साथ पूरे गेस्ट जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी जी भाजपा के नेता हैं, वहीं धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से, और मोहित दीक्षित जी कांग्रेस से, और वहीं नीरज द्विवेदी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सुनील त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले इस पूरी खबर पर कि आज जो बैठक हो रही है और इस पूरी बैठक में आखिर क्या हो रहा है, इसको लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। सुनील त्रिपाठी जी से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। देखिए कासिम जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक प्रकार से मैं हार ही मानता हूँ, जनाधार घटा है और लोकसभा के चुनाव में 80 पार के बजाय 50% भी नहीं पा पाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस चीज़ को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा कोर वोटर हमसे क्यों खिसका, इसी पे देखिए मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के साथ मीटिंग की और जिस तरह से आदेश किया है कि आप तहसील में तहसीलदार, एसडीएम, कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेट्स भी नकेल कसने का एक काम किया है।
कासिम जी, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग आज से नहीं, जो मुख्यमंत्री जी आज कर रहे हैं इसको बताने का प्रयास कम से कम 6 महीने से हम लोग कर रहे हैं कि सच्चाई में आइए। मुख्यमंत्री जी, आपने जनता के लिए पिटारा खोला, कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो पिटारा कहाँ तक पहुँचा है ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप प्रदेश के मुखिया हैं कि वो जनता तक पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भाजपा नेता से ही होगा, क्योंकि भाई देखिए सब कुछ भाजपा के इर्द गिर्द चल रहा है और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक इस वक्त चीजें कुछ तो ठीक नहीं, इसी को लेकर खबर बहुत बड़ी बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एक्शन में योगी जी कि विधायकों की नाराजगी को कम करने में लगे हुए हैं। देखिए, आप हमसे जी जी, भाजपा नेता के लिए मेरा सवाल। अच्छा ठीक, हाँ। देखिए काजिम साहब की बात ऐसी है कि जो ये मीटिंगों के दौर हो रहे हैं, निश्चित तौर पर लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में जो खराब परफॉर्मेंस हुई है, एक कारण वो है, हम उसके कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी बात ये है कि अभी उपचुनाव भी आ रहे हैं और उसके बाद 27 की भी हमको तैयारी करनी है, तो निश्चित तौर पर पार्टी में कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है, या विधायकों में या सांसदों में या मुख्यमंत्री में या केंद्र में कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। निश्चित तौर पर हम इन बातों को ज़रूर मान सकते हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारी सीटें कम हुई उसके पीछे कारण क्या रहे, उन कारणों को हम जो भी उत्तर प्रदेश में हमारे जितने विधायक हैं हम उनकी बैठक कर रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे कहाँ पर ऐसी कमियां रह गई हैं कि जिसकी वजह से हमको इतनी कम वोट मिला, इतनी कम सीटें हमारी आईं। और इसके अलावा मैंने बताया आपको उपचुनाव और 2027 का चुनाव, उसके लिए भी चीज़ें चल रही, और इसके ऊपर मुझसे अच्छा तो कोई बता भी नहीं सकता है चूँकि मैं पार्टी से आता हूँ। बाकी जो लोग बताएंगे वो पार्टी में नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो गेस कर रहे होंगे, वो सिर्फ अपना मनगढ़ंत कहानियां बताने का काम करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर की जो बात है वो मैं ही बता पाऊंगा। बाकी जो बता रहे हैं या बताएंगे, मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर, जैसा कि अभी इंट्रो में भी आपने बताया कि विधायकों को मनाने की बात चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं पार्टी की ओर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहा हूँ। तो बाकी की बातें जो हैं वो आप अपने डिस्कशन में आगे देख सकते हैं। जी मोहित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है। इनका कहना यह है कि पार्टी में सब ठीक है, बस एनालिसिस चल रहा है पार्टी में आगे को लेकर। कांग्रेस नेता। जी जी बिल्कुल, मुझको मेरी आवाज वापस आ रही है? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि इनका यह कहना है कि पार्टी में सब ठीक है, बस एनालिसिस चल रहा है, अब आगे की नीतियां बनाई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा उससे देश को और अन्य दलों को कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी मुगालते में रहे वो इनकी खुशी की बात है, ये जनता के जन सरोकार से ना जुड़े ये इनके लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इनके लिए हो सकते हैं। लेकिन आज बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मोदी जी का एक काल था वो खत्म होने के सराहने पर आकर खड़ा हो गया है, तो आज जब मोदी का विकल्प के लिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे दिखाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। उसमें चाहे विधायक हो चाहे पार्टी के सांसद हो, ये किस तरीके से किस खेमे में रहेंगे, किस तरीके से किस खेमे में लाए जाए। चाहे मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मुख्यमंत्री के अपोजिट कई लोग हैं जो वहां राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास दिल्ली में जाकर के घंटों और के हिसाब से मीटिंगें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी जी पर एक दबाव आया होगा। लेकिन अब बात ये आती है, जिस तरीके से नैतिकता की बात करें, इनके विधायक प्रशासनिक अमले पर आरोप लगाते हैं। अब प्रशासनिक अमले को तो लगातार 7 वर्षों से इन्होंने अनैतिक कार्य करने के लिए खुद आदेशित किया है, तो आज वो अमला जब हाथ से बाहर हो गया है, जब वो बात नहीं मानने की दशा में पहुंच गया है, ना इनकी हिम्मत बची है कि उससे अपनी बात मनवा पाए।
क्योंकि जो अनैतिक कार्य उन अप्रशासनिक अमलों से लोगों ने करवाए हैं, जो गद्दी पर बैठे लोग हैं, तो मोहित भाई बता भी दीजिएगा थोड़े से कि कौन कौन से अनैतिक कार्यों के लिए कहा गया है, आपको अंदर की जानकारी है? जिस तरीके से प्रशासन आपका लंगड़ा हो गया है, नहीं, अनैतिक कार्य बता दीजिए। नहीं वो अनैतिक कार्य पूरे प्रदेश में देखे हैं। कौन इस कौन तरीके से अरे बुलडोजर क्या मतलब होता है? ये अनैतिक कार्य है। बुलडोजर बाबा करके बैठ गए। अरे अनैतिक कार्य आप जरा रोड पर निकल के देखिए ना, तो बंद क्यों करवा दिया उसको? किसको बंद क्यों बैकफुट पे चले गए? किसको बंद करवा दिया? अभी बरेली में जो झगड़ा हुआ है उसमें चला है, अभी परसों की घटना है। मैं बोल दूं पूरी बात जी। आज आपकी हैसियत नहीं है कि आप प्रशासनिक अमले पर कोई भी कार्रवाई कर सके या कहीं भी कोई भी निरंकुश प्रशासनिक अमले पर अंकुश लगा सके, क्योंकि जी बिल्कुल। लेकिन मोहित जी आप ये जो कह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई को आप पूरे सिर बुलडोजर कार्रवाई को पूरा गलत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है बुलडोजर की वजह से इनको वोट जरूर मिलते हैं कहीं ना कहीं। और मेरा अगला सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात सुन ली। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा अगला सवाल है। जी बिल्कुल आशीष जी, मोहित जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को वोट भी मिलता गया है, और कहीं ना कहीं वहां पर उनकी मजबूती भी होती है। धर्मेंद्र सिंह से मेरा सवाल ये कि जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी क्या प्रेशर पर है, प्रेशर में योगी जी, धर्मेंद्र जी से मेरा सवाल है। जी मोहित जी मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। आपने जो आरोप लगाया है कि योगी जी प्रेशर में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा धर्मेंद्र सिंह जी से, क्या आपके प्रेशर में है योगी जी? किसके प्रेशर में है योगी? काजिम भाई, एक तो आपके प्राइम टीवी के दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक, बड़ा वाजिब प्रश्न आप कर रहे हैं। योगी जी प्रेशर में है। योगी जी प्रेशर में है अपने पार्टी के नेताओं के, योगी जी प्रेशर में है अपनी सरकार के मंत्रियों के, योगी जी प्रेशर में उनके तमाम विधायक जो लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। कोई तरह का आरोप, किस तरह से उनके कैबिनेट के साथी संजय निषाद ने भी आरोप लगाया। तो मुख्यमंत्री लगातार अपने नाम के आगे से फटवाने के लिए दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक लगातार दौड़ रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह से योगी जी छुट्टी करना चाहते हैं। कुछ एक सांसद ने देखिए सरकार से ओवरलुक करके राज्यपाल को अधिकारियों के खिलाफ चिट्ठी लिख दिया। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है सांसदों विधायकों को, जनता की समस्याओं का, तो उन्होंने सीधे राज्यपाल को चिट्ठी लिख दिया अपनी सरकार के खिलाफ। तो ये अंतर्द्वंद है, विरोधाभास है। ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे अंदर की बात हम ज्यादा जानेंगे, बिल्कुल आप जानेंगे। ये आपके अंदर का विरोधाभास। समस्या यहाँ पैदा होती है कि जब आपके विरोधाभास सरकार की लड़ाई के चलते उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही होती है और उत्तर प्रदेश के भी विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपकी लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, इसलिए नैतिक रूप से धर्मेंद्र जी एक सवाल ये है, इससे पहले मैं आपका आंसर भाजपा से लूं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लग रही है? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लग रही है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे है उसके बाद से लग रहा है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना भाई। नहीं, हम पहले भी एक अच्छे विपक्ष के रूप में जनता के बुनियादी सवालों को उठाते थे, सड़क संदर्भता आगे भी उठाएंगे। जनता ने हमें विपक्ष में रखा। हाँ ये सही है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नैतिक रूप से और वोट के माध्यम से हरा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश ने जो बुनियादी सवाल है, आशीष तिवारी जी से इस पर जवाब लूंगा, क्या कहेंगे इस पर जो बोल रहे हैं? मेरी पूरी बात हो जाने दे। नौजवान जो लगातार लीक होती परीक्षाएं 2017 से एक दर्जन परीक्षाएं लीक, धर्मेंद्र जी आप एक बार जवाब सुन लीजिए। जी देखिए काजिम भाई, निश्चित तौर पर मैंने मोहित दीक्षित जी को भी सुना और धर्मेंद्र जी को भी, सपा प्रवक्ता को भी सुना। देखिए वो बुलडोजर की कार्रवाई को अनैतिक कह रहे हैं। आप इस बात से समझ लीजिए कि जो भी कार्रवाई अपराधियों के ऊपर हो रही है कांग्रेस की नज़र में वो अनैतिक है। क्योंकि बुलडोजर अनैतिक नहीं हो सकता, कार्रवाई अनैतिक उन्होंने कहा।
तो निश्चित तौर पर प्रदेश के जो माफिया हैं, प्रदेश में जो भी गुंडागर्दी है, प्रदेश के जो इस तरीके के अराजक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई को कांग्रेस की नज़र में आप अनैतिक मान लीजिए, चूंकि उनके प्रवक्ता का ये बयान है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, हमारे जो सपा प्रवक्ता हैं उन्होंने अभी बताया, कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो लोग केंद्र में जा रहे हैं वो अपने नाम के आगे से ऊप हटवाना चाहते हैं, और वो जब भी यहाँ से जाते हैं तो वो पहले सपा प्रवक्ता से मिलकर जाते हैं और पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बताकर जाते हैं कि हम क्या करने दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, इतनी हल्की डिबेट का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर तथ्यों के साथ बात करें तो सही है। आपको जब कुछ पता नहीं है कि ये मीटिंगें क्यों चल रही हैं, किस लिए चल रही, वही घिसी पिटी हर बार डिबेट में वही आप लोग कहते हो। यहाँ से लेकर वहाँ वो योगी जी प्रेशर में, किसके प्रेशर में है, कौन प्रेशर दे रहा है उनको, और आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको लग रहा है कि वो प्रेशर में, प्रेशर का कोई आप हमको रीज़न बताओ कि नहीं अब योगी जी प्रेशर में आ गए हैं तो अब ये करने लगे। योगी जी प्रेशर में कभी नहीं आए, और चूंकि यहाँ पर प्रेशर की कोई राजनीति नहीं हो रही, यहाँ पर सीधी सी बात ये है जो मैंने आपको बताया, और बड़े मन से मैंने उस चीज़ को स्वीकार करा जो उत्तर प्रदेश ने जो जनादेश दिया है हमारी पार्टी को, जो हमको वैसे पूरे भारतवर्ष में तो 240 सीटें मिली हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम आए हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो हमसे 100-150 सीटें पीछे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर में मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि हमसे कुछ ना कुछ कमी रह गई, कुछ ना कुछ गलतियां रह गई, जिसकी वजह से हमको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं जब इस चीज़ को बहुत बड़ी दिल से कहता हूँ ना, तो उसके बाद में फिर आप अपनी चीज़ें, फालतू की फर्जी चीज़ें अगर आप लगाएंगे, आप बताएंगे नहीं वो प्रेशर में हैं, वो यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद आप बताने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर ये हल्की बातें होंगी। इन बातों का यहाँ पर कोई सरोकार नहीं है। मैं काजिम भाई, मैं सिर्फ एक बात में अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, ये बैठकें सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा है कि हमसे जो पिछली गलतियां हुई जिसकी वजह से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर में अपनी सीटें कम करी, और मंथन चल रहा है कि जो उपचुनाव है हमको उसको किस स्ट्रेटेजी के साथ में लड़ना है, और जो 2027 में चुनाव होने वाला है हम उसको, सिर्फ इतनी सी मीटिंग हो रही, इतनी सी बैठक हो रही है, बाकी ना हमारा कोई विधायक ना कोई सांसद, हमसे कोई दुखी नहीं। हाँ, निश्चित तौर पर जो विधायक और सांसद अगर ब्यूरोक्रेट की शिकायत कर रहे हैं तो वो हमारे पास में ऐसी चीजें हैं। अगर हमारे विधायकों की, अगर हमारे सांसदों की बात मान लीजिए, अगर एक दो ब्यूरोक्रेट्स हैं ऐसे जो नहीं सुन रहे हैं या जो नहीं सुनना चाहते हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होने का काम हो रहा है। और अभी योगी जी ने कई ऐसे डीएम एसडीएम है जिनको नोटिस भेजी हुई हैं, आपने वो भी देखा होगा। पुलिस की जो है, अभी आपने देखा होगा कमलापुर सीतापुर में 22 के 22 जो पुलिसकर्मी है वो वहां से निलंबित भी करें। तो निश्चित तौर पर हम उन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर हम काम करते हैं तो काम करने वाले को गलत नहीं बोला जाता, ना काम करने वाले को गलत। जी बिल्कुल। मंथन क्यों हो रहा है? क्या इस सब चीजों को लेकर, क्या बैठक में क्या चल रहा है? क्या ये नाराजगी दूर करने की कोशिश है या ये एक शक्ति प्रदर्शन है? आइए सुनते हैं नंद किशोर, भाजपा के जो एमएलए जो अंदर बैठे हुए थे, अब बैठक खत्म हो गई, एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी पर। मैं अपने टीम को कहूंगा उनकी बाइट प्ले करने के लिए। देखिए, बैठक हमारे यहाँ ये सामान्य तौर से होती रहती है। मेरठ मंडल की बैठक थी, तमाम मंडलों की लगभग हो चुकी है। तो उसमें जो चुनाव का रिजल्ट था उस पर जहाँ हमारी सीटें बढ़ी या जहाँ वोट कम हुई या किन बूथों पर क्या स्थिति थी, तो उस बात का आकलन महाराज जी ने किया है कि 2027 के चुनाव में जहाँ हमारी बढ़ी है और ज़्यादा कैसे हों, जहाँ हमारा मार्जिन घटा है वहाँ कारण क्या है, उनको ठीक कैसे करना है। जो एक अफवाह फैलाई गई दलित समाज को लेकर के या तमाम क्षत्रिय समाज को लेकर के, उन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, तो ये सब चीज़ पे पूरा का पूरा महाराज जी ने सबकी बात सुनी। और जिस तरह से और भी कई चीज़ें आई भाई, क्षेत्र में विकास के लिए मेरे क्षेत्र में वोट इस कारण बढ़ सकती हैं, तो वो कारण भी पूछे गए। और कहीं ना कहीं जहाँ ये भी बात आई, वही जिलों में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो बातें आती हैं निकल के वो भी ठीक की जा सके। जी, इस पर जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आशीष जी बिल्कुल, आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं अपने राजनीतिक बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता, ये ना मीटिंगों से दूर दूर तक इनका कोई सरोकार नहीं,
लेकिन अपना जो फर्जी और गलत नैरेटिव इसको सेट करते इसको हैं वही ये यहाँ बिल्कुल बैठकर बिल्कुल, लेकिन इसको हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीरज द्विवेदी जी भी हैं। इसको कैसे देखते हैं? जो इन्होंने अभी बाइट भी दी, उन्होंने कहा है कि आगे की नीतियां तय हो रही, रणनीति क्या आप करेगी, क्या आप भाजपा 2027 में कैसे क्या करेगी, उसको लेकर इन्होंने बात कही। लेकिन हम लोग को समझना होगा बिटवीन द लाइंस क्या है। देखिए, जो ये बोल रहे हैं वो तो अलग चीज है, ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी होगी वो अपने आप को बोलेगी कि हम आगे के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जो पिक्चर है और जो उसकी बिटवीन द लाइंस है वो क्या है सर? नीरज जी। जी जी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, जो जिस आवाज आ रही है, जी जी बिल्कुल, बोलिए। जो भी बैठक होती है चुनाव के बाद, वो अपने चुनाव के परिणामों की समीक्षा का हिस्सा होती है, और उसी हिस्सा का ये जो परिणाम देख रहे हैं आप, हमारी सीटें कम आई, क्यों आई, कैसे आई, प्रशासन की क्या भूमिका रही, संगठन की क्या भूमिका, ये सब उसी का अंग है। और जिस तरह से योगी जी की कार्यशैली है, हमें नहीं लगता कहीं दबाव में काम करते हैं। महाराज जी की, योगी जी की जो कार्यशैली, वो दबाव में काम करने की है ही नहीं। हाँ, दबाव में काम आदमी तब करता है जब एक बहुत बड़ा कोई कारण मिले, और किसी के हार के पीछे कोई एक कारण नहीं होता कि हम ये चीज कर रहे हैं तो केवल हार को मिटाने के लिए कर रहे हैं। आगे इनके सामने और चुनौतियां हैं। अभी इनके सामने 10 उपचुनाव है जो 10 सीटों पे होने हैं, उसके आगे इनके पंचायत चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा होनी है। तो इन सब चीजों को लेके कहीं न कहीं से योगी जी को सतर्कता जो है वो हो रही है। और ये जो समीक्षा हो रही है, सब चीजें तो बहुत पहले भी होती रही है। लेकिन जब आप किसी परीक्षा में थोड़ा बहुत कम नंबर पाते हैं तो निसंदेह आपको चिंता करनी चाहिए, और उसी चिंता का कारण है। रही बात विपक्ष का अच्छा प्रदर्शन, योगी के लिए तो थोड़ा सा चिंता का विषय है ही, उसी का अंग है। और सीटें कम ज्यादा, ये तो बहुत कम मार्जिन से होती है, ज्यादा मार्जिन से होती है, ये बहुत बड़ी समीक्षा के विषय, पार्टी का अपना मैटर है। लेकिन कहीं न कहीं से प्रशासन की जो कमजोरियां रही, योगी जी उस पर सख्त हुए हैं। ये अच्छा कदम है, भाजपा के लिए तो अच्छा होगा ही, अगर अच्छा हो जाए तब। जी, अभी समीक्षा के बाद भी अच्छा हो जाए तब तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कोई समीक्षा करे, परिणाम भी अच्छा ना हो तो कोई बिल्कुल समीक्षा का बिल्कुल मतलब नहीं नीरज जी, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह है कि भाजपा तो पूरे एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की थोड़ी सी लग रहा है कि बहुत साइलेंट है, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर ही वो कह रही। सुनील त्रिपाठी जी। जी जी कासिम जी, जरा फिर से सवाल जी, कर दीजिए। मेरा ये आपसे सवाल यही है कि भाजपा कहीं ना कोई पूरे एक्शन मोड में है, दिल्ली से लेकर यूपी तक, लेकिन कांग्रेस जो है वो क्या कर रही है कि लोकसभा में चुनाव के नतीजे आ गए, रिजर्वेशन कोटा हो गया, कुछ ऐसे ही बस मुद्दों पर लेकर पूरा आगे की नीतियां तय कर रही है। इसको आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मैं सदैव कहता रहा हूं कि बीजेपी के अगर कोई प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, तो समाजवादी पार्टी है। और अगर शायद समाजवादी पार्टी से गठबंधन न हुआ होता कांग्रेस का, तो जो जनाधार मिला कांग्रेस को, ये किसी कीमत पर न मिलता। कासिम जी, और मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी होते तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं होता। मैं नेताजी के साथ काफ़ी दिन काम करने मुझे मौका मिला, उनकी कार्यशैली को भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया को, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपना आपने एक प्रतिद्वंदी पैदा कर दिया है। मैं तो यही कहूँगा, भविष्य में जो आपके लिए भी खतरा है, क्योंकि गठबंधन सरकारें केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में भी आपने देखी, इच्छाओं की पूर्ति होती रही तो गठबंधन चलता रहा, और जहां इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई वहां गठबंधन प्रतिद्वंदी के रूप में भी खड़ा हुआ। कासिम जी, ऐसा भी मैंने देखा है अपने पत्रकारिता के जीवन में। और जो कांग्रेस आज कह रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का है, और समाजवादी पार्टी को फायदा मेरे हिसाब से इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बेसिक, वो भी नाराज थे। आरएसएस जो इनका विंग है, कई मेरे मित्र भी हैं आरएसएस में बड़े पदों पर, वो लोग भी किनारा कर लिए। नड्डा जी का बयान आ गया कि भाजपा उन्हें रह गई है, तो आगे बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार आ गया था कि 400 पार 400 पार, वो कहीं न कहीं से नुकसान के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात कि जो जमीनी हकीकत थी, आशीष जी बैठे हुए हैं, कि मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान दिया और काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, प्रदेश भी सहमत है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में बहुत सी समस्याएं और भी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं आपकी, किसानों की सेवाएं, किसानों का हाल क्या है आज उत्तर प्रदेश में,
कहीं बीज नहीं मिल रहा है तो कहीं नहरों में पानी नहीं है। और सबसे बद स्थिति जो है वो स्वास्थ्य विभाग की है। मैं तो सदैव कहता रहता हूँ कासिम जी कि उत्तर प्रदेश के किसी पीएससी सीएससी चले जाइए, आपको डॉक्टर कितने % मिलते हैं। आपने टीचरों के लिए तो पैरामीटर बना दिया कि आपकी अटेंडेंस ऐसे होनी चाहिए। अरे आप डॉक्टरों के लिए भी करिए, टीचर जितना आवश्यक है उतना डॉक्टर भी तो आवश्यक है कि आप ये पहुंचना चाहिए पीएससी सीएससी पे। कोई नहीं काम कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात कासिम जी, देखिए जी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेडिकल क्षेत्र में जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, मैं आज भी उसको धन्यवाद देता हूं। कल्याण सिंह जी की सरकार में 5 रुपये पर्चा हुआ, नेताजी आए 1 रुपये पर्चा किया। जितने हमारे मित्र बैठे हों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए हमको। दवाओं पे भी उन्होंने ध्यान दिया। किसानों की सिंचाई अखिलेश जी ने माफ किया, लगान अखिलेश जी ने माफ किया। और मोहित जी को बड़ा बुरा लगेगा कहूंगा, कांग्रेस के कार्यकाल में 5,000 रुपए के लगान और सिंचाई के लिए किसानों को 15 दिन एसडीएम जेल में डाला गया है। मैंने अपनी आंख से देखा है, मैं उस घटनाओं को गवाह हूं। लेकिन मुलायम सिंह जी जब आए, उन्होंने इस व्यवस्था को, कानून को बदला, किसानों को ऋण भी माफ किया। हाँ, अखिलेश जी अगर फेल हुए तो मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, केवल लॉ एंड ऑर्डर फेल हुए, वरना विकास कार्य अखिलेश जी ने जो किए हैं वो प्रदेश जनता देख रही है। आज लोक भवन देख लीजिए, इकाना देख लीजिए, मैं कितने गिनाऊं लखनऊ के अंदर। ये हम नहीं, कोई पत्रकार कह सकता कि लोक भवन किसने बनवाया है। जी बिल्कुल, किसने बनवाया कहेंगे उसी को, भले किसी मिर्ची लगे कोई बात है। बिल्कुल जी। इस पर धर्मेंद्र जी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर विधायक खुलकर बात कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक काशिम जी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो, संगठन की बैठक हो, कोई महामंत्री नहीं गया, हमारे प्रवक्ता साथी गए नहीं गए, इससे हम विपक्ष का कोई लेना देना। लेकिन जब सरकार के अंदर अंतर विरोध होता है तो सबका मतलब है, क्योंकि हमारा हित, हमारी जनता का हित प्रभावित होता है। आप देखिए, इलाहाबाद के अंदर मुख्यमंत्री जी समीक्षा करने जाते हैं, डिप्टी सीएम साहब नदारत रहते हैं, वो लखनऊ में लॉबिंग कर रहे होते हैं। आजमगढ़ मंडल में समीक्षा करने जाते हैं, इनके कैबिनेट के एक सहयोगी, वो एक इनके उप मुख्यमंत्री जिनको सो कार्ड मैंने कहा वो फटवाने के लिए प्रयासरत है, दोनों लोग पिक्चर ट्वीट करते हैं कि हम लोग तो यहाँ योजना बना रहे हैं। ये उसके बाद अगले दिन इनके दूसरे कैबिनेट के साथी इस तरह करते हैं। इनके जनपद, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद के विधायक जो कि बड़े नजदीकी इनके रहे, वो खुद खुली चिट्ठी लिखते हैं कि हमें जान का खतरा है और ये सरकार हमारी जान की परवाह ही नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति है कि आज की डेट में एक थाने पर एडीजी साहब ने, बनारस के एडीजी साहब ने हम छापा मार दिया, और वहां जो है जो पीसी होती है, पीसी में डीआईजी साहब ने कहा कि 1000 गाड़ियां जाती हैं जिसमें बड़े पैमाने पर धन उगाही की जाती है। उन्होंने पैसा भी बरामद किया है। मतलब वो नाक के नीचे वहां के कप्तान और कलेक्टर क्या कर रहे थे, किस तरह का लखनऊ तक सूचना नहीं थी, लगातार इस तरह हो रहा था जी। जहां पे बता रहे थे कि पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, वहां देखिए दो आशीष तिवारी जी, आप पे बड़ा आरोप लग रहा है, भाजपा पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर आशीष तिवारी जी? होती है जी, हमारी बात पूरी हो जाने दे। जी बिल्कुल, बोलिए 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 भाई, अगर कहें तो हाँ बोलिए। दूसरी, हमारे कॉन्फिडेंट का आप प्रश्न उठा रहे थे और विकास की दो बातें हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभी बता ही रहे थे कि विकास में हमारा कोई जोड़ नहीं है, चाहे ग्रामीण विकास चाहे शहरी विकास हो, शहरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गांव में लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्रा गांव से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे आम आदमी के जीवन को ऊपर उठाने के लिए लोहिया पेंशन से लेकर के आवास देने से लेकर के सर्विस सेक्टर में सीजी सिटी में देखिए किस तरह एचसीएल कंपनी आई, मोबाइल कंपनियां, मोबाइल हब बनाने का हब बना, ये सारी चीजें आदरणीय अखिलेश यादव विजनरी नेतृत्व में हुआ। बुंदेलखंड में तालाब खोद करके वाटर संचयन का अभूतपूर्व काम हुआ। बिजली सेक्टर में कितने नए बिजली कारखाने बनाए गए या कैपेसिटी बढ़ाए गए। पिछले 2 कार्यकाल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के एक यूनिट की बिजली कारखाना नया नहीं लगाया। उससे हट करके हम अपने कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस हमारा इसलिए है कि जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, आप उस कार्यकाल की बात कर रहे हैं जब आपने बहुत कुछ किया था, लेकिन आपको पता है कि आपकी पार्टी के आजम खान भी थे, वो अभी जेल में है। चीज है, देखिए उस पर आऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, किस लिए जेल में है उसको पूरा प्रदेश जान रहा है। अगर टारगेट बना करके किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप सत्ता में आज कर लीजिए, कल आपके साथ होगा, तकलीफ होगी। हमें उस पर नहीं जाना है कि क्या कर रहे। आजम साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने डेवलपमेंट किया कि नहीं किया? डेवलपमेंट खुद का किया, शायद उन्होंने डेवलपमेंट खुद का किया। आप सही कह रहे हैं, बस थोड़ा सा
जी खुद का नहीं, कासिम जी, तमाम हर नेता शहरों का निर्णय नाम मैं पहले यहाँ अपना गिना करता है। सकता हूँ जहां पर सीवरेज सिस्टम से लेकर के उन्हीं के नेतृत्व में शानदार जो है किस तरह से ठीक है, आपने बोला माघ इस मेला पर का इस हुआ। पर इस पूरे आपकी टिप्पणी काजिम जी, पर काजिम इस जी। पूरे टिप्पणी पर आशीष तिवारी जी क्या कहेंगे? ये आप पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मीटिंग बैठकें चल रही है उसमें आपके बड़े नेता सब लोग नहीं जा रहे हैं, वहां पे कुछ अकेले दुकेले चीजें चल रही हैं, उसके अलावा बड़े बड़े आरोप आप पर लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पर ये जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। इनकी जिम्मेदारी खाली ये नहीं कि जहां जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहां वहां पर ये पहुंचे। मुख्यमंत्री जी अलग काम कर रहे हैं और जो उप मुख्यमंत्री हमारे हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और माननीय ब्रजेश पाठक जी, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि विपक्ष को इससे भी दिक्कत है कि वो लोग एक साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। ये आपसे पूछकर नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बनाएगी या जो भी काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आपसे नहीं पूछेगी कि भैया हम एक साथ जाएं कि अलग अलग जाएं। आप उसके सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो ये हमारी अपनी रणनीति, हमको करने दीजिए। दूसरा, आप बता रहे हैं कि वो अभी हमारे ही पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा जान का खतरा है। तो निश्चित तौर पर जान का खतरा आप आधी अधूरी बात दर्शकों को क्यों बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि विरोधी जो हैं वो 1 करोड़ रुपया, उन्होंने ऐसा जानकारी में आया है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चंदा कर लिया हमको मारने के लिए। निश्चित तौर पर उनका ये बयान था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमको जान का खतरा है। आजम खान साहब की बड़ी तारीफ अभी आप कर रहे थे। आजम खान साहब के बारे में आपने कहा कि वो पूरा प्रदेश जानता है। निश्चित तौर पर प्रदेश जानता है कि आजम खान साहब ने क्या किया और किस वजह से वो जेल में है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजम खान साहब अगर निर्दोष हों या उनको ज़बरदस्ती फंसाने का काम करा जाए तो क्या इस देश की जुडिशरी सिस्टम या न्यायालय का जो सिस्टम, उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन मार्क करोगे। वो क्या फालतू में न्यायालय में उनको जमानत नहीं दे रही है? जमानत तो अगर उनको गलत फंसाया जाता तो कम से कम न्यायाधीश तो हमारे इतने, आप कम से कम इस चीज़ को तो मानेंगे कि न्यायाधीश तो निष्पक्ष हैं। हमको तो आपने बता दिया हम आपकी नज़र में क्या है, लेकिन आप ये बात कहने के बाद में क्या न्यायाधीशों के ऊपर भी आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं? रही बात विकास की, अब विकास अखिलेश जी ने इतना अच्छा करा था कि 17 में हारे और उसके बाद में हमने विकास नहीं करा। प्रदेश की जनता ने हमको 2022 में फिर से जिताने का काम कर दिया। तो जो विकास होता है, जो जनता के हित के मुद्दे होते, वो जनता तय करती है और वो उसी हिसाब से आपको सत्ता में लाने का काम करती है। अगर आपको सत्ता में नहीं लाई है ना, तो आप इकाना गिनाओ और चाहे रिवर फ्रंट गिनाओ। चूंकि आपने लखनऊ में 4-5 चीजें कर दी, लेकिन पूरा प्रदेश में त्राहिमाम मचा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश का समग्र विकास करने का काम किया है। आपने 1 एक्सप्रेसवे बनाया, हमने 5 बनाया। आपने एक जगह मेट्रो चलाई, हमने 5-6 शहरों में मेट्रो चलाई। आपने 1 अस्पताल बनाया, हमने कई IIM बनवा दिए। और ऐसे जाने कितनी योजनाओं को मैं गिना सकता हूं आपको। रही बात 5 रुपया की पर्चा की, 1 रुपया की पर्चा की, तो मैं बता दूं अभी तो 1 रुपया का भी पर्चा नहीं, फ्री में पर्चा बनता है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए जो सरकारी है, वहां पर फ्री में बनने का काम। दूसरी चीज, हमने जो आयुष्मान योजना लाई है उसमें 5 लाख रुपए तक का, यहाँ 1 रुपए से काम नहीं चल रहा, 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज मुफ्त। और इस वाले बजट के अंदर में उसको 5 से 10 करने ये का तो चलिए आपकी पार्टी का एक वो होगा, ये डेवलपमेंट एरिया है। मुद्दा लेकिन आपसे एक ये सवाल है कि देखिए पार्टी में हर चीज इंटैक्ट तो नहीं नजर आ रही है। आपके जो अलायंस पार्टनर NDA के जो बाहर है उनको तो आपने दे दिया, चलो बजट की तरफ से दे दिया ऐसे, लेकिन यहाँ पर राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, ये कहीं ना कहीं गुस्से में है कि उनको कुछ खुश नहीं किया जा रहा है। क्या हो रहा है? सब इंटैक्ट नहीं है भाजपा इस बार चुनाव से पहले। ऐसा है कासिम भाई, मैं आपको बताऊं, देखिए बजट में अगर आप कह रहे हैं तो बजट तो राज्यों के लिए अलॉट होता है और बजट जो होता है राज्यों के विकास के लिए अलॉट करा जाता है। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं करा जाता है। ठीक है, लेकिन राजभर और संजय निषाद को लेकर मैं बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ और हमारे पार्टनर, अगर आप कह रहे हो कि हमसे नाराज है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि नाराज है। हाँ, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उन्होंने अपनी बात कही। अगर कोई अपनी बात कह रहा है उसको आप नाराजगी कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। अगर नाराज होते, आप उस वक्त जा रहे हैं चुनाव लड़ने जिस वक्त आपकी ही पार्टी इस टाइम साथ में नहीं नजर आ रही है, चाहे अलायंस पार्टनर हो, चाहे बीजेपी के MLA हो, वो ब्यूरोक्रेट से परेशान है, कोई किसी से परेशान, मतलब एक
होता है चुनाव में जब लड़ने जा रहे थे, एक पहले एक दौर था कि एक मोदी मैजिक चल रहा था, योगी का बुलडोजर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अलग थलग होकर चुनाव लड़ने जा रहे हो। उसी को लेकर तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आप पर फुल अटैक मोड पर है। उसको कैसे आप ठीक कर पाएंगे? चुनाव कितना कम टाइम बचा है। बिल्कुल काजिम भाई, आप सुनिए मेरी बात। नाराज होना एक अलग चीज है। नाराज का मतलब ये है कि हमसे वो किसी बात मुद्दे पर असंतुष्ट हो सकते हैं। नाराजगी का मतलब वो होता है कि जब कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। नाराजगी का मतलब वो होता है कि जब समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे से लेकर और जाने कितने नेताओं ने पार्टियां छोड़ दी, नाराजगी उसको कहते हैं। अगर कुछ नेता मान लीजिए किसी बातों से असंतुष्ट हैं या उनको ब्यूरोक्रेसी से कोई दिक्कत है, तो ये तो अच्छी बात है ना। वो ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत सरकार से ही तो करेंगे और हम उनकी शिकायत सुन भी रहे हैं। नाराज वो हमसे नहीं, वो अपनी सिर्फ अगर किसी बात से असंतुष्ट हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं और निश्चित तौर पर हम उसका निर्णय भी कर रहे हैं। अगर वो हमसे नाराज होते तो हमारे पार्टनर हैं, हमको वो छोड़ के चले जाते, लेकिन उन्होंने छोड़ने का काम नहीं करा। तो क्या यूपी में जो ब्यूरोक्रेट्स है इतने बेलगाम है कि विधायकों की नहीं बात सुनते हैं? ऐसा है क्या? सारे नहीं है, कुछ वो तो जाहिर सी बात है, सारे नहीं होंगे, वरना तो प्रदेश कैसे चलेगा। लेकिन इतना बेलगाम कैसे हो गए? मैं वही कह रहा हूं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर है और उनको हम बिल्कुल जज भी कर रहे हैं, चूंकि वो सरकार के काम न करके वो सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हैं बहुत परसेंटेज में होंगे, शायद 0.1% ही होंगे, लेकिन वो जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर ऐसा काम अगर वो कर रहे हैं तो वो उनको भी हम लोग ठीक कर लेंगे। आपका ये कहना है कि वो सरकार की छवि खराब करना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एमएलए हैं, जो आपके विधायक दल के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो वो जब नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या बात करते जो नहीं सुनते? मतलब उनका क्या ऐसा स्टेटमेंट होता है जो वो मना करते होंगे? क्या होता है? क्योंकि अभी तक पब्लिक के पास ये गया ही नहीं। जी जी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे विधायक ने कोई शिकायत करी कि फला जो ऑफिसर है ये हमारी बात नहीं सुन रहा, तो निश्चित तौर पर हम उस ऑफिसर को बुलाकर हम तलब करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो अपनी जो भी प्रॉब्लम बताता है, अगर वो जेन्युइनिटी के साथ होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम उसको उस बात के लिए आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं। देखिए, जनता की जो हितों की रक्षा करना है वो हमारा काम है। जो एक सरकार होती है, सरकार और जो वो नेता होता है, नेता चुनकर आता है जनता से। निश्चित तौर पर हम जनता के लिए जवाबदेही अपनी तय करते हैं और अगर ऐसी कोई भी शिकायतें ब्यूरोक्रेट्स की आती है तो हम उनके ऊपर काम। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिससे हम ये कह पाएँ कि निरंकुश हो गए हैं ये लोग। अगर निरंकुश हो गए होते तो यहाँ पर भी बिल्कुल श्रीलंका में जैसे राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे लोग, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि इसी तरीके का माहौल होता। लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से रीतियों से इतनी ज़्यादा खुश है, जिसकी वजह से 17 में उसने हमको जिताया, उसके बाद 22 में जिताया और आप देखेंगे 27 में भी जिताएगी। और हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की अगर देश में बात करें तो 14 से लेकर अभी तक सांस नहीं ली है हमने। हम लगातार विरोधियों को उड़ाते हुए चल रहे हैं। विरोधियों के पास इसका कोई जवाब नहीं, तो निश्चित तौर पर वो गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जाति धर्म में देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जो एक आदेश मुजफ्फरनगर में लागू हुआ कि साबी दुकानदार वहां पर आएंगे तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का कोशिश करा गया, तो निश्चित तौर पर ये लोग वर्गों में और वर्णों में इस देश को बांटने की तैयारी कर रहे हैं, वो होने नहीं दिया जाएगा। मोहित दीक्षित जी, जैसा ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इतना बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन बहस उसी पर है आज। ये मुद्दा है ना, आपके लिए मुद्दा है। आप सारी चीजें पूछ रहे हो, सारी चीजें जब आ रहे हैं, आप पता नहीं आधे घंटे से बैठाल करके आप क्या करना चाह रहे हो। कोई मुद्दा ही नहीं बचा इसमें, ना वो उनके लिए कोई मुद्दा है, ना आप मुद्दा डिस्कस करना चाह रहे हो। वो कुछ भी बोल रहे, आधा 10 मिनट 15 मिनट पता नहीं 1 to 1 बात आप लोग को करनी तो करिए बैठ करके। नहीं, मैं सवाल सबसे ले रहा हूँ, मैं सवाल सबसे ले रहा हूँ। ये आप इस चीज का मत आरोप लगाइए। मैंने कांग्रेस को भी, मैं कांग्रेस को भी उतना ही ले रहा हूँ जितना समाजवादी पार्टी को और अपना जितने अलग गेस्ट हैं।
रिवाइंड करके देख लीजिए, आप लगातार टोकते रहे, नहीं एक नहीं, मिनट का स्टेटमेंट मैं नहीं सबसे बोल वही दिया, मेरा उसके सबसे बाद वही आप सवाल है, आप 35 मेरा मिनट आपसे भी बाद देखिए, आ रहे हैं। कांग्रेस की यही एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, जब मेरी से प्रॉब्लम चुनाव में तो जीती, रिवाइंड मुझे करके लगता है आप कि देख आपका ये लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस आप है, रिवाइंड करके अपना प्रोग्राम देख आपका ये लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस है या आपका पता नहीं हुनर क्या है, होगा, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आप मैंने हुनर उनसे भी यही आपका सवाल, है उनसे भी वो। उतना ही नहीं, सवाल आप किया, भाजपा से प्रश्न कर पाते उनसे हो, भी आप उतना ही सबको सवाल जवाब दे किया पाते हो। जितना और आपसे सब किया। कुछ सही भी लगता है आपका। बिल्कुल नहीं, मुद्दा आप सबसे लेकर के बात बिल्कुल करते हो, चल मुद्दे पे बात ठीक करते है, हो, बात करिए तो लगातार ठीक आप है, पूरे 35 मिनट बाद आकर के बात पूछ रहे हो। ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी से मेरा सवाल है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा भाजपा बता रही है, जिसको कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगा दिया है कि भाजपा वर्सेस कोई नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं उस तरीके की डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मानना है, मेरा जो मानना है सबको सबको उतना समय मिलना चाहिए, सबको उतना समय मिलना चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम अपर एंड में हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। सवाल सबसे होंगे, ये प्राइम डिबेट है, सवाल सबसे होंगे। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पर? सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? चल रही है आपकी? सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? मोहित जी को 1 घंटा समय दे दीजिए, हम लोग सुनते रहेंगे आराम से, आराम से। जो जो आप कहना हो कहने मौका दीजिए भाई। आपके लिए लाइन ऑर्डर देश का, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। अरे आप मेरी बात सुनी नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर जितना मैं चर्चा करता हूँ, विपक्ष में आप बैठे, आप नहीं करते होंगे मोहित जी। कांग्रेस काल की है, आप अभी तक उसमें उभर ही नहीं पाए। सन 82 की दिक्कतें आज ही बता रहे हैं आप। आपके लिए सारी चीजें खराब हैं, है ना? आप अगली डिबेट में आपको बैठा दीजिएगा, कहीं और चले जाइए, जहाँ आप कांग्रेस शासित हो वहाँ चले जाइए। देखिए करवा रहे हैं। काजिम जी, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से देखिए, कहीं मैंने कहीं मोहित जी आपको पूरा जवाब देने के लिए टाइम दिया, लेकिन आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए सुनील त्रिपाठी जी से मैं जवाब ले रहा हूँ, क्योंकि आप नैरेटिव, देखिए आपका पूरा नैरेटिव अलग है। अरे ये तो इनको म्यूट कर दीजिए, या तो हम चुप हो जाएं। पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप खुद को कानून व्यवस्था। ठीक है, मैंने सुन लिया, आपने जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया। देखिए काजिम जी, बीजेपी अपने हार का होमवर्क कर रही है। मैं तो यही मान रहा हूँ कि किस कारणों से हमारा कोर वोटर खिसका। अरे कौन कोर वोटर किसका है? अरे खिसका नहीं तो आप उत्तर प्रदेश में, तो धन्यवाद दीजिए अखिलेश जी को। मोहित जी, मुझे मत कहलाइए, मैं किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हाल था कांग्रेस का, धन्यवाद दीजिए हमारे अखिलेश जी को, जिनका इतना बड़ा हृदय है, आपको जोड़ लिया। आपके अखिलेश नहीं है, आपके जो है वो उनको उन्हीं को अपने पास रखिए। ये धन्यवाद दीजिए कि समाजवादी पार्टी को, कि आपको उत्तर प्रदेश में प्रवेश करा करके इतनी सीटें जितवा दिया। मुझे साफ साफ कहने में न कहलाइए हमसे। मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिबेट कर रहा हूँ। गठबंधन नहीं बना था, और ना कोई गठबंधन देश में आपसे पूछ के बनते हैं। काजिम जी, जो मोहित जी कह रहे हैं, कहा रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। अभी 5 साल में आप देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन कितने साथ रहता है। मैंने अपने जीवन में कई गठबंधन केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश से देखे हैं। राखी बनाते भी देखा अपने हाथ से, और राखी तोड़ते भी देखा अपने हाथ से। ये करके जनता के विवेक पर प्रश्न उठाते हैं। ऐसा है मोहित जी, ठीक है ना? जरा थोड़ा समय हमको भी दे दीजिए भाई, आपको अच्छा लगता है मोहित जी, आपको न अच्छा लग रहा हो तो कान बंद कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मौका दीजिए और मीडिया की बात सुनने का प्रयास कीजिए। हम लोग किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं, भले आपको लग रहा हो आप मोदी मीडिया, योगी मीडिया जो कहे, लेकिन सच्चाई धर्मेंद्र जी, आपके जो अलायंस के पार्टनर हैं, आपके जो अलायंस के पार्टनर है, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे, पहली चीज। लेकिन आप ये बताइए कि उन पर कोई आरोप भी नहीं आ सकता है भाई। मीडिया का क्या काम होता है? मैं तो सवाल भाजपा से भी करूंगा, समाजवादी से भी करूंगा, कांग्रेस से भी करूंगा। मोहित जी ने बड़े दावे किया, कहा कि तमाम घोटाले भ्रष्टाचार हो रहा। विपक्ष में बैठे आप क्या कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी आपकी है कि भाजपा की है? विपक्ष इसीलिए होता है, अगर गलत कोई कर रहा है तो आप लाइए घोटाले, जनता दिखाइए, बताइए तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। सारे भ्रष्टाचारी इसमें बैठे हुए, दिखाओ तो कौन भ्रष्टाचारी है? ये विपक्ष का काम है। कितना धरना प्रदर्शन आपने उत्तर प्रदेश में किया बताइए। नहीं तो ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में आप थोड़ा झंडा फहरा। ठीक है मोहित जी, ठीक है मोहित जी, आप एक मिनट, 1 सेकंड रुक जाइए। आपकी बात सुन ली, आपकी बात
बात सुन ली, आपकी बात सुन ली। आप ही से एक सवाल कर रहा हूँ, आप ही से एक सवाल कर रहा हूँ, आप ही से एक सवाल कर रहा हूँ, आप ही से। मोहित जी सुन लिया। मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि मोहित जी, नीरज जी, योगी जी बहुत बेस्ट है। मेरा सवाल है, नीरज जी से मेरा सवाल है कि जो कांग्रेस इस वक्त जैसे बिहेव कर रही है कि एकदम कॉन्फिडेंस में आप हर किसी को निशाना साध रहे हो, ये सही है? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव बहुत सोचना पड़ेगा आपको। एड्रेस नहीं करोगे। काजिम जी एक मिनट टाइम दीजिए। जी बिल्कुल, नीरज जी को बोलने दीजिए। मोहित जी आपने बोल लिया। संसद में राहुल जी रुकते हैं ना। जी बिल्कुल, ठीक है। कांग्रेस की स्थिति वही है, आप केवल और केवल भाजपा के ये वो आज कम से कम इतना तो हो गया कि बोलने की स्थिति में आ गए। तो कांग्रेस तो बोलने की स्थिति में भी नहीं थी, अब आज कहाँ बोल रहे हैं आप? कितनी सीटें पा गए उत्तर प्रदेश में? विद्युत इस सपा ने दिया, क्या दिया? पब्लिक ने दिया, किसी ने नहीं दिया। हर जिले में विद्युत, उसके बाद जब पब्लिक की आवाज नहीं सुनते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई पड़ी है, शिक्षा मोहित जी लगातार बोल रहे हैं, प्रशासन झगड़ा हो गया है, उसको पूरा करने का जिम्मेदार केवल और केवल सत्ता पर बैठे काजिम जी आप बोलिए। जी के उन्होंने इतना निरंकुश कर दिया उनको कि वो मोहित जी भाषण के मूड में आ गए। भाषण भी तो अच्छा नहीं दे पा लगता रहे है हैं। समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें देने की बात कर दी है क्या? हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में कुछ सीटों की बात कर दी क्या? ये तो धर्मेंद्र भाई बताएंगे। नहीं, हमें लग रहा है इनका उत्साह देख लग रहा है कि 10 सीटों में समाजवादी पार्टी ने कर दिया, कुछ सीटें देंगे आपको। आप कम से कम बोलते तो रहिए। कांग्रेस ने अब तक बोलने का ही काम किया, उसका दुष्परिणाम ही रहा ना। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमको पब्लिक से दूरी क्यों होती जा रही है हमारी। अरे समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 10 सीटें दिलवा दिया था मायावती जी को, आपको 5 मिल गई, तो कौन सा उत्साह सी बड़ी बात है? साफ हो गई फिर दोबारा चुनाव लड़ी मायावती जी अकेले, क्या हासिल होगा? कांग्रेस भी दोबारा लड़ेगी, क्या हासिल होगा? आप भी तो प्रचार करने जाते हैं ना। इस तरह से उत्साह में मत आइए। देखिए मोहित जी आपसे मैं आपको इस चीज के लेकर, इस पूरे चीज को लेकर जवाब देना चाहूंगा। जो नेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो नेशनल पॉलिटिक्स थी जिस पे राहुल गांधी ने लीड किया था, वो पूरी अलग थी। प्रदेश की पॉलिटिक्स पूरी अलग है। आप जिस तरीके से डिबेट को रोक रहे हैं, आप जिस तरीके से खुद हर जगह बात कर रहे हैं, पत्रकारों रोक दिया था इन्होंने भाई, पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ऐसे प्रदेश में ऐसे ये होगा, ऐसे फिर एक बार यही होगा कि आपने नेशनल पे तो अच्छा किया, आपने इंडिया जब पूरा लड़ी तो अच्छा किया, लेकिन प्रदेश में अगर आपका रवैया ऐसा रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस के अच्छे के बाद बिना अलायंस के कांग्रेस जहाँ जहाँ लड़ी है, बताए कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ है ना। बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न। सवाल बताइए कहाँ लड़े आप अकेले? आप आंध्रा में लड़े अकेले, मध्य प्रदेश में लड़े, कहाँ अच्छा किया वही बताइए जहाँ भाजपा को आपने डिफीट किया हो। बिल्कुल सही बात। आज जो डिबेट हो रहा था, अब नहीं जवाब है। अब तो हमारा जो विषय था आज का है कि योगी जी बैठक क्यों कर रहे हैं? जी उस बैठक को जी धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। आज का जो डिबेट है बेसिकली उत्तर प्रदेश को लेकर के था, योगी आदित्यनाथ सरकार को लेके था। तो हमको लगता है सवाल भी योगी आदित्यनाथ सरकार पूछे जाने चाहिए। हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार बिल्कुल सही कह रहे थे। देखिए कुछ तो ऐसे विभाग हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का कह रहे थे। स्वास्थ्य पे एक चीज मैं चाहूंगा, आप करेक्ट करेंगे जरूर इनसे। भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके चैनल पर झूठ बोल लेते हैं कि पर्चे का पैसा नहीं लगता। तो मेरा निवेदन है कि अगली बार जब आए आपके चैनल पर तो वो नोटिफिकेशन लेके आए जहाँ पैसा नहीं लगता, या कितना पैसा बढ़ गया वो बता देंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है कि मैंने पहले भी कहा था चैनल पे, आज भी कह रहा हूं कि अगर किसी परिचित को ईश्वर न करे बीमार हो जाए और लखनऊ में इलाज की जरूरत पड़ जाए तो आप असहाय महसूस करेंगे। ये स्थिति है, न कहीं बेड मिलेगा न वेंटिलेटर मिलेगा। अलबत्ता हॉस्पिटलों में एजेंट लोग रहेंगे जो ले जा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसकी जेब उसका खेत पिछवा लेंगे, जहां भी पैसा होगा कर्ज में उसको डुबो देंगे। हमने तो दूसरी बात, हम लोग चर्चा कर रहे थे दोनों मुख्यमंत्रियों की, समीक्षा में स्थानीय नहीं थे, बात घुमा दिया भारतीय जनता पार्टी के साथी ने। लेकिन शायद एक मुख्यमंत्री जी को पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में एक बार भी अपने विभाग पर पीसी करते हुए आप नहीं देखे होंगे।
पिछले कार्यकाल में 5 साल तक लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे और हर कहते 15 तारीख तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा, 31 तारीख तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा दुर्भाग्य कि पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने गड्ढे में कर दिया। और तो और जो बहुत महत्वपूर्ण सड़कें थी जिसको लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया, अयोध्या के अंदर जिस तरह से राम पथ रहा, तमाम पुल रहे, किस तरह से देखिए सड़कें जो बनी हुई थी वो बह गई, एक भी बरसात नहीं झेल पाई। जबकि उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति है, फसलें सूख रही है, पानी नहरों में नहीं आ रहा, बिजली की व्यवस्था इतनी खराब न भूतो न भविष्य, कम से कम पिछले 10 सालों में इतनी खराब बिजली व्यवस्था कभी नहीं रही। मैं इस समय सुल्तानपुर में बैठा हूँ, यहाँ पर जो स्थिति है लाइन की कि एक तो लाइट है नहीं, आ भी रही, इतना वोल्टेज कम है कि कोई भी इक्विपमेंट उठा नहीं रहा, बैठ जा रहा है, और 1 घंटे के अंदर कम से कम 50 बार ट्रिप हो रही है। नहीं देखिए, अगर वो जाहिर सी बात है, आपने जो मुद्दे उठाए वो सारे जमीनी मुद्दे हैं, वो तो देखने वाले हैं। आप अगर दिल्ली की स्थिति देखेंगे तो वहां पर बिजली और पानी के लिए लोग एकदम बुरा हाल था, बेहाल हो गए थे। लेकिन आप यूपी में अगर कंपेयर करेंगे, आप कहीं किसी शहर से कंपेयर नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं, आप किसी शहर से उस साल कंपेयर करेंगे तो उसके मुताबिक ठीक रहा। लेकिन आपने जो दूसरे मुद्दे उठाए उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए दिल्ली ये हमसे पूछ रहे हैं, नहीं, आशीष तिवारी जी से मैं आपके जवाब ले रहा हूं, आपसे आपके सवाल में आशीष तिवारी जी से ले रहा हूं। जी बताइए आशीष। देखिए धर्मेंद्र भाई ने, मैंने फिर आपको बताया कि धर्मेंद्र भाई बता रहे हैं कि नहीं बड़ी स्थितियां खराब। सड़कों के जाल बिछाने के मामले में जितना समाजवादी पार्टी के समय में रोड थी उससे कई गुना ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 15 दिन के अंदर में पूरे जितने भी गड्ढा वाली सड़कें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त करी जाएं। और पूरे शहर तो छोड़ दीजिए, मैं पूरे प्रदेश की आपको बात बता रहा हूँ, जो उन गांवों में जहां पर कच्ची मेड़ें जाती थी वहां तक भी आदर्श गांव योजना के अंतर्गत वहां पर पक्की सड़कें बनाने का काम करा गया। झूठ बोलना है टीवी पर बैठ के हम कुछ भी बोल सकते हैं। लाइट की बात कर रहे हैं, अभी हमारे धर्मेंद्र भाई जहां बैठे हैं वहां पर भी बड़ी चमकती हुई लाइट दिख रही है और बता रहे हैं वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो लाइव झूठ बोलना तो कम से कम ये हमारे प्रवक्ताओं को नहीं करना चाहिए कि हम झूठ बोलने के चक्कर में हम कुछ भी गलत बोल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अरे हुजूर, ये सोलर वाला एक बल्ब जल रहा है, काहे ऐसा आप बेइज्जत कर रहे हैं? पसीने तरबतर है, आपको दिख नहीं रहा सूख गया पसीने से? कैसी बात करते हैं? पंखा चला लीजिए, पंखा चला लीजिए, ये उम्मीद नहीं थी। पंखा चला लीजिए, वो लाइट बहुत अच्छी दिख रही है सोलर वाली। नहीं सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर दिया भाई, बात पूरी कर लेने दीजिए। सड़कों की बात हो या किसी भी इंफ्रा की बात हो, उत्तर प्रदेश ने जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा, पुल के मामले हों, सड़कों के मामले हों, एयरपोर्ट के मामले हों, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, मैं स्वास्थ्य में भी कह रहा हूँ, जिस तरीके से जो आयुष्मान की हमारी योजना है उस योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज का पैसा दिया जाता है गरीबों को, और हजारों लाखों लोगों ने इसका सेवा का लाभ लिया। अभी बता रहे थे कि हॉस्पिटल पे चले जाओ वहाँ बेड नहीं। देखिए, बेड ना होना इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, अगर जितनी कैपेसिटी है, प्रदेश का पूरा भार पीजीआई के ऊपर है, प्रदेश का पूरा भार केजीएमयू के ऊपर है, प्रदेश का पूरा, अगर वहां से लोग आते हैं, इस तरह मत करिए, ये जिम्मेदारी है सरकार की। भाई नहीं, सुन लीजिए, जिम्मेदारी सरकार उड़ देती है। धर्मेंद्र भाई पूरी बात सुन लीजिए। समाजवादी की पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मुझे याद है पीजीआई के अंदर में 40 से 50 दिन नंबर लगता था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। अब आप चले जाइए वहां पर, अब आप वहां पर जाके देखिए, आपको वहां पर तुरंत वहां पर सुविधा मुहैया कराई जाती है और सब खर्चे आपके फ्री होते हैं सारी तरीके से। जी आशीष जी, आपकी बात सुन ली। मेरा आखिरी एक सवाल है और उसका मैं कांग्रेस से चाहूंगा कि वो उसका जवाब दे दे, फिर उसके बाद, क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। टिकट, जाति समीकरण और उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्या है कांग्रेस की पूरी रणनीति, क्या है, और भाजपा को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस से मेरा सवाल है, मोहित दीक्षित जी। ठीक है, उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। धर्मेंद्र जी, आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपकी आवाज पसंद नहीं है।
देखिए 2-3 चीजें हैं। बस मैं आखिरी उन बात आखिरी के बताऊंगा। 30-40 सेकंड में आप बता दीजिएगा, बहुत कम हाँ, टाइम। जो 2017 में योगी आदित्यनाथ जी शपथ के बाद उन्होंने 5 बड़ी घोषणाएं की थी और कहा था 100 दिन के अंदर रिपोर्ट कार्ड देंगे। उसमें आप देख लीजिए, उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ जो है, कानून व्यवस्था क्या स्थिति मैंने बता दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था किसान कर्ज माफी, 1 रुपए किसान का कर्ज माफी हो तो बता दीजिएगा। 24 घंटे बिजली और गड्ढा मुक्त सड़कें इन्होंने उसमें समीक्षा में डाला था। इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, सड़कों क्या स्थिति बिजली की। और मैं बता दूं, उन्होंने कहा था गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज सहित पैसा देंगे। कितने किसानों को ब्याज सहित पैसा दिया ये पूछिएगा। काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो आप बता दीजिए। आशीष जी से जरूर ईमानदारी से पूछ लीजिएगा कि अगर इस पर कोई काम किया हो तो पूछिएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी ठीक है, मैंने सुन लिया। अभी आज प्राइम डिबेट पर अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अब वक्त की बहुत कमी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं। अब देखने वाला यह है कि जनता का क्या मूड होता है और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होता है और यूपी के जो उपचुनाव में उसमें क्या होता है। आज के लिए इतना ही और प्राइम डिबेट से जुड़े रहिए और प्राइम टीवी को देखते रहिए। नमस्कार।